हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं एओडी को। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपका स्टार्ट किया था मैंने, और इसके पहले वाले लेक्चर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैंने इनइक्वलिटी टेस्ट आपको बताया था। कि मतलब जिन्होंने इनइक्वलिटी टेस्ट जो नहीं जानता है तो पहले वो वाला वीडियो देख लो, तो इनइक्वलिटी टेस्ट आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन में और डिक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग, और इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। तो अब कुछ चीजों को आपको समझना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ऊपर एरो एरो लगा है तो समझ जाना कि वो मैं इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, और नीचे की ओर एरो लगा है तो मैं डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन में जब इनइक्वलिटी टेस्ट बताया था, तो मैंने वहां पे बताया था कि जैसे कोई फंक्शन है और वहां पे मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, तो वहां पे अगर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है तो वहां पे इंक्रीजिंग हो जाता है, और अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वहां पे डिक्रीजिंग हो जाता है। मैंने वहां पे ग्राफ वगैरह बना के एक्स को इंक्रीज करके पॉइंट को प्लॉट वगैरह करके, और एक दो मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, तो उन्होंने वहां पे समझाया था कि कैसे इंक्रीजिंग हुआ और कैसे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट आपका है डेरिवेटिव टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब देखना क्या है कि डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। अवकलन की विधि से हम लोग फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जजमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के, टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शी। वहां पे हम आपको सिखाएंगे, जैसे मान लो कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये P पॉइंट है, और P पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट खींची। टेंजेंट का मतलब समझते हुए मैंने एक स्पर्श रेखा खींची। अभी इसका और ज्यादा डिटेल हम इस वाले चैप्टर के अंदर करेंगे। टेंजेंट नॉर्मल जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। मैं केवल उतना ही डिस्कस करने वाला हूँ जितना इस चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। बाकी और ज्यादा विस्तार से मैं जो डिस्कशन करूंगा, और ज्यादा डीप डीप जाके इसका जो डिस्कशन करेंगे, वो मैं इस वाले पूरा जब चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, चैप्टर नहीं बोलेंगे, टॉपिक बोलेंगे, क्योंकि जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो भी आपके एओडी का एक पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सॉरी 6 चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, तो वहां पे और ज्यादा मैं डीप जाके बताऊंगा। तो मान लो कोई कर्व है, उस पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की। कोई कर्व है y बराबर एफ है जो कि आपको गिवन है, इसके किसी भी पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींचे, तो टेंजेंट की जो प्रवणता होती है, टेंजेंट की जो स्लोप होती है, स्लोप का मतलब यहाँ पे प्रवणता से है। स्लोप का मतलब किससे है? प्रवणता से है। तो जो टेंजेंट की स्लोप होती है वो फंक्शन के डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट होती है। अगर फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करता हूँ और उसको किसी पॉइंट पे हम सेटिस्फाई करवा देते हैं, मतलब मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया और उस पर एक पॉइंट लिया P, और P पे मैंने उसको क्या करवा दिया, P से मतलब उसको सेटिस्फाई करा दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने लिखा है कि स्लोप जो होती है वो क्या होती है, फंक्शन के डेरिवेटिव, और एट दिस पॉइंट मतलब जो भी पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लोग प्रवणता निकालना चाहते हैं, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को उसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर दे, मतलब पुट कर देते हैं वो वाला पॉइंट। उस वाले पॉइंट का पुट करने का मतलब है उस पॉइंट पर एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी उसे हम पुट करेंगे, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो उस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता होगी। उस बिंदु पर क्या होगी? स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, तो ये स्पर्शी की प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्पर्शी की प्रवणता, अब समझो। अच्छा, इतना आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा 11th में। प्रवणता का मतलब होता है टेन थीटा से। जो किसी भी लाइन की प्रवणता होती है वो एक्स अक्ष की धन दिशा से बड़े बने कोण, एक्स अक्ष की धन दिशा से बने कोण के टेन के बराबर होता है। कोई भी आपका एक्स एक्सिस है, कोई भी क्या, एक्स एक्सिस तो एक ही होता है, कोई भी रेखा है, उसने एक्स अक्ष से मान लो थीटा कोण बनाया, कोई भी रेखा है उसने एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाया, और उस थीटा कोण के लिए यदि मैं टेन का मान निकालता हूँ, उस थीटा कोण के लिए
अगर हम tan का मान निकालते हैं, tan की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस रेखा की क्या किसको किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रवणता को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि मतलब इतना समझ लो, इतने में आपका काम हो जाएगा, डेरिवेटिव टेस्ट इतने से आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर मान लो कि अगर मुझे किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है, कोई वक्र है y बराबर एफ एक्स, ये कर्व है आपका, कोई वक्र है आपका, ये वक्र है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कर्व, CURVE। ठीक है, तो कोई कर्व है, उसके किसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, वक्र का डेरिवेटिव करते हैं और जिस बिंदु पर हमें प्रवणता निकालनी है उसे हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। इतना समझ रहे हो कि मान लो अगर मुझे इसकी प्रवणता निकालनी है तो क्या फंडा होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो आपकी प्रवणता निकल के आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे प्रवणता का डिस्कशन क्यों किया वो आपको अभी समझ आ जाएगा। मान लो कोई फंक्शन है, उसमें मुझे इंक्रीजिंग देखना है, डिक्रीजिंग देखना है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को मुझे डेरिवेटिव से देखना है। मतलब मैंने मेथड का नाम भी लिखा है डेरिवेटिव टेस्ट, तो मतलब इसका मतलब है कि डेरिवेटिव करके मैं चेक करना चाहता हूँ कि फंक्शन के अंदर इंक्रीजिंग हो रहा है या फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। मान लो ये कोई एक्सेस है बाई, ये आपका एक्सेस है एक्स, और ये कोई कर्व है, कोई कर्व है, कौन सा कर्व है, मैं बोलूंगा बाई बराबर एफ एक्स। ठीक है, ऐसा ना करके एक काम और कर दो, मैं कर्व को थोड़ा सा चेंज करके बना दूं, ऐसा थोड़ा और घुमा के बना दो, तो थोड़ा तुम्हें चीजों को जाना लो। ठीक है, मान लो ये कोई कर्व है बाई बराबर एफ एक्स, बाई बराबर एफ एक्स। अब मैंने क्या बोला कि जब मैंने आपको इनइक्वलिटी टेस्ट पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि ज्यो ज्यो हम लोग एक्स को इंक्रीज करते हैं, ज्यो ज्यो हम लोग एक्स को इंक्रीज करते हैं, त्यों त्यों बाई भी इंक्रीज होता है। मतलब जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे बाई बढ़ेगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और एक्स बढ़ाने पर बाई घटने लगे, उल्टा होने लगे कि एक्स को तो हम लोग बढ़ा रहे हैं बट वाई वहां पे आपका घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है, तो उसको मैं डिक्रीजिंग फंक्शन बोलता हूँ। अच्छा, ये तो मैंने आपको इनइक्वलिटी टेस्ट में समझा दिया था। अब आपको समझना है डेरिवेटिव टेस्ट से कि कैसे इंक्रीजिंग होता है, कैसे डिक्रीजिंग होता है। तो आपको बता दिया जाता है कि किसी भी फंक्शन का, पहले मैं बात करूंगा स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग मैं बात करने वाला हूँ निरंतर वर्धमान की। और जब मैं निरंतर वर्धमान की बात करूंगा तो समझना गौर से कि आपको ग्राफ को देख के लग रहा होगा कि इस ग्राफ में लगातार तरीके से एक्स बढ़ रहा है और लगातार तरीके से आपका वाई बढ़ रहा है। मतलब लगातार आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है और लगातार ही आपका वाई इंक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन होता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अब एक बात मन में आती है, सर मैं डेरिवेटिव से कैसे बोलूंगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो उसको समझना है। तो मैंने बोला है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो वक्र पर प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है, वक्र पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है। जो डेरिवेटिव है वो वक्र पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रवणता कैसी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वक्र के किसी बिंदु पर ये प्रवणता है। अब वो बिंदु कौन सा है, तो वो बिंदु कोई भी हो सकता है। मान लो वो बिंदु ये पी है, तो पी पे मैंने टेंजेंट खींची, ये मैंने क्या खींची, टेंजेंट खींची। टेंजेंट का मतलब समझते हो, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, टेंजेंट का मतलब हुआ स्पर्श रेखा। तो वक्र के किसी बिंदु पर मैंने क्या खींची, स्पर्शी खींची, जरूरी नहीं हो सकता मैंने स्पर्शी यहाँ खींची हो, वो स्पर्शी हम कहीं भी खींच सकते हैं, हो सकता है वो वाली स्पर्शी हमने यहाँ खींची हो, इस बिंदु पर खींची हो। तो बेटा वो स्पर्शी वो कहीं भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर फंक्शन इंक्रीज, जरूरी नहीं वो स्पर्शी हम लोग यहाँ भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी की सभी क्या है, इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर यहाँ पे देखो फंक्शन जब इंक्रीजिंग हो रहा है तो आपकी जो स्पर्शी है
उसने एक्स अक्ष से न्यून कोण बनाया है, एक्यूट एंगल बनाया है। कौन सा एंगल बनाया है? एक्यूट एंगल, मतलब कौन सा कोण बनाया है? न्यून कोण बनाया है। अब न्यून कोण बनाया है तो इसका मतलब ये जो कोण है, एक्यूट एंगल होता है, वो कहां से कहां तक होता है? 0 से 90 अंश के बीच में होता है। जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 से 90 अंश के बीच में होता है। तो जो आपका कोण है वो 0 से 90 अंश के बीच में है। जब कोण आपका 0 से 90 अंश के बीच में है, बात समझना, जब कोण आपका 0 से 90 अंश के बीच में है तो इसका मतलब है कि जो प्रवणता है वो, उसको मैं जनरली क्या बोलता हूँ? टेन थीटा। जो प्रवणता है, अगर थीटा आपको पता है कि कोण थीटा है, तो प्रवणता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टेन थीटा से। किसी भी रेखा का अगर एक्स अक्ष के साथ झुकाव आपको पता है, मान लो यहाँ पे झुकाव अल्फा है, यहाँ पे बीटा है या यहाँ पे गामा है, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझेंगे। यहाँ पे जो झुकाव है वो अल्फा है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे गामा है। लेकिन जिस अल्फा बीटा जो गामा है वो क्या है? एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव है, और झुकाव जो है वो कैसा है? न्यून कोण है। अगर न्यून कोण झुकाव है तो इनके लिए अगर मैं टेन की वैल्यू निकालूंगा, किसकी वैल्यू निकालूंगा? टेन थीटा की। तो आपको पता है कि 0 से 90 अंश के अंदर हम किसी भी एंगल के लिए अगर टेन की वैल्यू निकालते हैं, टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, एंगल कहां से कहां के बीच में है? 0 से 90 अंश के बीच में। मतलब कह सकता हूँ प्रथम चतुर्थांश में आपका एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपका एंगल है, तो टेन की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? आपकी पॉजिटिव होगी। और जो डेरिवेटिव है वो प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है, प्रवणता मतलब टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। मान समझ रहे हो ना? मान लो सपोज करो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ P1 पे, मैं बात करूँ P1 पे, तो जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा? टेन अल्फा होगा, क्योंकि मैं किस प्रवणता की बात कर रहा हूँ? बिंदु P पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता की बात कर रहा हूँ। तो डेरिवेटिव के हिसाब से मैं उसको लिखूंगा एफ डैश एक्स, लेकिन कोण के हिसाब से उसको मैं क्या लिखूंगा? टेन अल्फा। मान लो अगर मैंने बात की P2 की, तो P2 के हिसाब से प्रवणता क्या होनी चाहिए? टेन बीटा होनी चाहिए। अगर एंगल के हिसाब से हम प्रवणता को लिखेंगे, देखो सीधी बात है, अगर आपके पास किसी भी रेखा का एक्स अक्ष के साथ झुकाव आपके पास थीटा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रवणता होती है एम बराबर टेन थीटा। बात समझना गौर से। और अगर हम लोग किससे, टेंजेंट नॉर्मल वाले चैप्टर में डेरिवेटिव से प्रवणता निकालना चाहे, तो मान लो ये कोई कर्व है, कर्व पे मैंने क्या खींची? स्पर्श रेखा खींची। कर्व है y बराबर एफ एक्स, कर्व है y बराबर एफ एक्स। और अगर मैंने प्रवणता की बात की, तो जिस पॉइंट पे मैंने क्या खींचा? स्पर्शी को खींचा, मैं लिखूंगा m बराबर, मान लो P बिंदु पर खींचा, तो मैं फंक्शन के डेरिवेटिव को उस बिंदु P से क्या करवा देंगे? सेटिस्फाई करवा देंगे, तो हमारी प्रवणता निकल के आ जाएगी। हमारी क्या निकल के आ जाएगी? प्रवणता निकल के आ जाएगी। बात समझना कि प्रवणता को पॉजिटिव करने का लॉजिक क्या है, स्लोप को पॉजिटिव करने का लॉजिक क्या है डेरिवेटिव टेस्ट में, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। मान लो अगर यही बात मैंने बिंदु P3 पे बात की, तो बिंदु P3 के लिए आपकी जो स्लोप बनेगा वो बनेगा टेन गामा। स्लोप क्या बनेगा आपका? टेन गामा। अगर P1 की बात की तो स्लोप टेन अल्फा बनी, P2 की बात की तो स्लोप टेन बीटा हुई, और P3 की बात की तो स्लोप टेन गामा हुई। लेकिन मैं अगर इन तीनों पे पर्टिकुलर देखूं, तो इन तीनों के जो एंगल हैं वो कैसे हैं? एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। और अगर ये न्यून कोण है तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, किसका? टेन अल्फा का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, टेन बीटा का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, टेन गामा का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। एक बात यहाँ पे समझनी चाहिए आपको, अगर कर्व इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, मतलब इंक्रीजिंग में है, तो मैं किसी भी बिंदु पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ, तो हमारा जो झुकाव हो रहा है वो कैसा हो रहा है? 90 से नीचे जा रहा है, मतलब 90 से कम हो रहा है। जो हमारा झुकाव हो रहा है, जो हमारा कोण बन रहा है एक्स अक्ष की धन दिशा से, वो 90 डिग्री से नीचे बन रहा है, मतलब न्यून कोण बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि उन सारी कंडीशन में जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो उस फंक्शन में खींची गई सारी की सारी स्पर्श रेखाओं का एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ जो भी झुकाव होगा वो न्यून कोण एक्यूट एंगल होगा, और एक्यूट एंगल होगा तो उनके लिए टेन का वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जब टेन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब टेन का वैल्यू मतलब प्रवणता, प्रवणता का मतलब क्या होता है? एफ डैश एक्स।
अभी तक मैंने अगर झुकाव पता है तो प्रवणता को मैंने टेन थीटा से रिप्रेजेंट किया, लेकिन डेरिवेटिव टेस्ट में प्रवणता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसके डेरिवेटिव से। अगर किसी फंक्शन का मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ तो वो उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, उस फंक्शन पर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब वो तो अलग बात है कि जैसे मैंने P1 की बात की तो मैंने उसके डेरिवेटिव को P1 से सेटिस्फाई करा दिया, मैंने P2 की बात की तो मैं उसके डेरिवेटिव को P2 से सेटिस्फाई करा दूंगा, अगर मैं P3 की बात करूंगा तो डेरिवेटिव को P3 से सेटिस्फाई करा दूंगा। जब हम P1 से सेटिस्फाई कराएंगे तो P1 पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता आ जाएगी, P2 से सेटिस्फाई कराएंगे तो P2 पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता आ जाएगी, P3 से सेटिस्फाई कराएंगे तो P3 पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P1 है या P2 है या P3 है वो बहुत सारे पॉइंट है, मतलब ऐसे और भी इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं इस वक्र के ऊपर। उन इनफाइनाइट पॉइंट पर अलग अलग बिंदु पर अलग अलग प्रवणता मिलेगी। जब अलग अलग बिंदु पर अलग अलग प्रवणता मिलेगी, लेकिन उन सारी प्रवणताओं में एक बात कॉमन है कि वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में कहीं भी हम अगर स्पर्शी खींचते हैं तो वो स्पर्शी जो है वो एक न्यूनकोण बनाती है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी हमेशा न्यूनकोण बनाती है, और न्यूनकोण बनाने के कारण उसकी जो प्रवणता है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और प्रवणता ही फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, प्रवणता को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आपका ये कॉन्सेप्ट बनता है कि जो फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसलिए कॉन्सेप्ट बनता है कि फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका तैयार हुआ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैंने बात की ओनली इंक्रीजिंग की, अगर मैंने बात की ओनली इंक्रीजिंग की बात की, अगर मैंने ओनली इंक्रीजिंग की बात की, तो ओनली जब मैं इंक्रीजिंग की बात करूंगा, समझो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं ओनली इंक्रीजिंग, अभी स्ट्रिक्टली मतलब लगातार इंक्रीज हो रही थी, अब मैंने बात की ओनली इंक्रीजिंग की, तो इंक्रीजिंग में चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। चेंज कैसे होंगी? जैसे मैंने फंक्शन को ऐसा लिया, यहाँ के बाद फिर मैंने ऐसा ले लिया, समझे ना? अब देखो यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस है, वाई है, और ये क्या है, एक्स है। मान लो इसके इस बिंदु पर मैंने प्रवणता खींची, सॉरी स्पर्शी खींची, इस प्रकार से स्पर्शी बनी, ठीक है। इस बिंदु पे स्पर्शी खींची मैंने तो आपकी इस प्रकार से स्पर्शी बनेगी, समझना? ठीक है, ये P1 है, मान लो ये P3 है, मान लो यहाँ पे मैंने P2 खींचा, तो P2 खींचा, जब मैंने P2 खींचा तो स्पर्शी इस टाइप से सीधी चली जाएगी बिल्कुल इसी रेखा के साथ। ये रेखा है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बिंदु से लेके इस बिंदु पर जो रेखा है, सॉरी जो वक्र है, वो कैसा हो रहा है, स्थिर हो रहा है। आपको बताया था मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कि इंक्रीजिंग में कभी कभार ऐसा होता है कि एक्स तो बढ़ेगा लेकिन वाई स्थिर रहेगा। ऐसी कंडीशन में भी इंक्रीजमेंट होता है कि एक्स तो आपका बढ़ रहा है लेकिन वाई आपका स्थिर हो रहा है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बात करूं, इस पॉइंट ए से लेके अगर मैं बी तक बात करूं तो आपका क्या है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बी से लेके सी तक देखोगे तो वाई की वैल्यू स्थिर हो गई है, लेकिन फिर सी से लेके मैंने डी तक देखा तो फिर से क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। तो वही चीज है यहाँ पे कि अगर ऑल ओवर टोटल में ए से डी तक बात करूं, ऑल ओवर टोटल में अगर ए से डी तक की बात करूं तो फंक्शन में क्या है, इंक्रीजमेंट है, ठीक है। भले ही बीच में कहीं वैल्यू आपकी स्थिर हो रही है, तो स्थिर होना तो लाजमी है, स्थिर चीजें हो सकती है, लेकिन स्थिर होने के साथ चीजें आपकी घटेंगी नहीं, इतना याद रखना है। स्थिर तो होगा लेकिन चीजें आपकी घटेंगी नहीं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बिंदु P1 पे स्पर्शी खींची, P2 पर स्पर्शी खींची, P3 पे स्पर्शी खींची। अगर मैं इस स्पर्शी के लिए बात करूं तो इसका जो कोण है वो कैसा है, नील कोण है, इसका कोण भी कैसा है, नील कोण है। देखोगे तो ये वाला कोण जो होगा वो देखो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है,
ये वाला कोण भी अगर देखोगे तो 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ये दोनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण है। और जो प्रवणता है वो फंक्शन के डेरिवेटिव से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो, उसको अगर P1 से सेटिस्फाई किया तो P1 पे प्रवणता को रिप्रेजेंट कर देगा। फंक्शन के डेरिवेटिव को P2 से सेटिस्फाई किया तो P2 पे प्रवणता को रिप्रेजेंट कर देगा। और इस डेरिवेटिव को अगर मैंने P3 से सेटिस्फाई किया तो P3 पे प्रवणता को क्या कर देगा? रिप्रेजेंट कर देगा। तो अब समझना है गौर से यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो रहा। फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे प्रवणता है। जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप मतलब प्रवणता को। स्लोप मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रवणता को। अगर मैंने P3 पे प्रवणता की बात की तो यहाँ पे भी प्रवणता आपकी पॉजिटिव होगी, न्यून कोण है। लेकिन जब मैंने P2 पे बात की तो जो आपकी स्पर्शी है वो पैरेलल होगी किसके? एक्स एक्सिस के। मैं बोल सकता हूँ कि जो स्पर्शी है, सॉरी, जो स्पर्शी है वो एक्स अक्ष के कैसे है? समांतर है। अब स्पर्शी अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब है कि इसका एक्स अक्ष से झुकाव कितना हो गया? यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 0। थीटा कितना हो गया आपका? 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री हो गया तो जो प्रवणता होती है वो कितनी होती है? टेन थीटा। एंगल अगर आपको पता है तो प्रवणता आप लोग निकाल सकते हैं। तो m बराबर, सॉरी, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि m बराबर कितना हो जाएगा? टेन जीरो। टेन जीरो का वैल्यू भी कितना होता है? 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस बिंदु पर जो प्रवणता है वो कितनी होगी? 0 होगी। तो बेटा अगर यहाँ पे देखोगे कि जब फंक्शन के अंदर दोनों चीजें हो, इंक्रीज भी हो, स्थिरता आए, फिर इंक्रीज हो, फिर हो सकता है फंक्शन इंक्रीज हो। पहले इंक्रीज हुआ, स्थिर हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर स्थिर हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर स्थिर हुआ। तो अब जैसे यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, प्रवणता पॉजिटिव रही। जब यहाँ पे चीजें आपकी स्थिर हो गई, मतलब बी से लेके सी तक, तो वहां पे जो स्पर्शी खींचेंगे बहुत सारे अनंत पॉइंट होंगे, आप तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। उन इनफाइनाइट पॉइंट पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक्स अक्ष के कैसे हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जब वो एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगी तो प्रवणता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्रवणता 0 होने का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। प्रवणता के पॉजिटिव का होने का मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने P3 पे खींचा तो P3 पे फिर से प्रवणता कैसी होगी? पॉजिटिव हो गई। अब देखो यहाँ पे चीजें लगातार बढ़ रही थी, तो यहाँ पे जब चीजें लगातार बढ़ रही थी तो यहाँ पे हमेशा क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ। तो हमेशा इंक्रीजमेंट मैंने अलग अलग बिंदुओं पर जब मैंने स्पर्शी को खींचा तो स्पर्शी का जो झुकाव था वो 0 से बड़ा बन रहा था, 90 से छोटा, मतलब न्यूनकोण बन रहा था। इसलिए प्रवणता हमेशा कैसी हो रही थी? यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है कि कभी कभार झुकाव जो है वो 0 हो रहा है। झुकाव 0 कब हो रहा है? जब बाई की वैल्यू स्थिर हो रही है। जब बाई की वैल्यू क्या हो रही है? स्थिर। और जब बाई की वैल्यू स्थिर होगी, जब मैं बोलूंगा कि बाई की वैल्यू स्थिर होगी तो फंक्शन का झुकाव कितना हो जाएगा? सॉरी, फंक्शन पर खींची गई स्पर्शी का झुकाव 0 हो जाएगा। और झुकाव अगर 0 हो जाएगा तो प्रवणता भी 0 होगी। तो यहाँ पे प्रवणता कितनी हुई? 0। इसलिए जब मैं केवल इंक्रीजिंग की बात करूं तो वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या 0 होगा। इसलिए हम इसको लिखेंगे मोर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो पॉइंट मिले। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कोई फंक्शन लगातार निरंतर वर्धमान है, स्टिकली इंक्रीजिंग है, लगातार वो बढ़ रहा है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। और कोई फंक्शन ओनली इतना बोल दिया जाए कि वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज तो यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा कि उसका जो डेरिवेटिव है वो या तो 0 होगा, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। या नहीं बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका? 0 होगा। तो ये दोनों बातें आपकी हैं किसके लिए? इंक्रीजिंग के लिए। ये वाला पॉइंट आपका स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए है, निरंतर वर्धमान के लिए है, और ये आपका वर्धमान के लिए है। ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग इंक्रीजिंग को कैसे चेक करते हैं। ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं डिक्रीजिंग की, मैं बात करने वाला हूँ डिक्रीजिंग की।
अब मैंने बात की डिक्रीजिंग की, स्टिकली डिक्रीजिंग, मतलब इसका मतलब हुआ निरंतर ह्रासमान। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जनरली समझ लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग को काफी ज्यादा डिस्कस कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करना पड़ेगा। बस चीजों को समझ लेंगे बस थोड़ा सा। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अच्छा, अब यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा डिक्रीजिंग का? ऐसे ही तो बनता है, क्योंकि इस ग्राफ में आपने देखा है कि जैसे जैसे हम लोग एक्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे वाई घटता है। चलिए, अगर मैं डिक्रीजिंग वाले ग्राफ में अगर मैं स्पर्श रेखा को खींचता हूँ, तो आप अगर देखेंगे, ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है? स्पर्श रेखा है, मतलब मैं बोलूंगा ये आपकी टेंजेंट है। वो जो टेंजेंट है, अब देखा जाए जब ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तो टेंजेंट का जो झुकाव है वो 90 से ऊपर जा रहा है। 90 तो सीधा हो जाएगा, झुकाव किससे जा रहा है? 90 से ऊपर जा रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो ये मान लो थीटा कोण है, तो थीटा जो है वो कैसा है? 90 से ज्यादा हो रहा है। 90 से ज्यादा होने का मतलब है वो किस चतुर्थांश में जा रहा है? द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है। अगर द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो m बराबर टेन थीटा होगा, क्योंकि थीटा 90 से ऊपर है, वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में टेन की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अच्छा, ये तो मैंने एंगल के हिसाब से प्रवणता का, मतलब टेन थीटा का जस्टिफाई, मतलब बोल सकते हैं कि टेन थीटा के साइन को, मतलब चिन्ह को मैंने बताया, या टेन थीटा की वैल्यू को बताया, तो कैसा होगा? निगेटिव होगा। कैसे बताया? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कि थीटा आपका कितना है? 90 से ऊपर है। तो जब थीटा 90 से ऊपर है तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। द्वितीय चतुर्थांश में टेन की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अच्छा, अगर मैं डेरिवेटिव के हिसाब से प्रवणता को बोलूं, मान लो कि बिंदु P है, और डेरिवेटिव के हिसाब से अगर मैं स्लोप की बात करूं, डेरिवेटिव के उस फॉर्म में, तो डेरिवेटिव में स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेरिवेटिव फॉर्म में, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स से करते हैं, या एफ डेक्स एक्स से बोलते हैं। इसी को मैं डी वाई ओवर डी एक्स भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? डी वाई ओवर डी एक्स। कट हो रहा है क्या? समझ जाओगे, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है, तो मैं डी वाई ओवर डी एक्स भी बोल सकता हूँ, एफ डेक्स एक्स बोल सकता हूँ। किसको? टेन थीटा को। ठीक है, किसको? टेन थीटा को। तो टेन थीटा को चाहे एफ डेक्स एक्स बोलो, और चाहे एफ डेक्स एक्स को, मतलब डेरिवेटिव को टेन थीटा बोलो, बात एक ही है। इन दोनों बातों का मतलब प्रवणता से है। किसकी प्रवणता? इस वक्र पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता पर। अब यहाँ से बात तो क्लियर हो रही है कि जो टेन की वैल्यू है वो निगेटिव है। टेन की वैल्यू निगेटिव मतलब टेन थीटा का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे इस बात को याद में रखना है कि कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वहां पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो होगा। इसके बाद आता है ओनली डिक्रीजिंग, जैसे यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक चीजें स्थिर हुई, फिर डिक्रीज हुआ। तो वही कंडीशन है कि इन बिंदुओं पर अगर मैं क्या खींचूं, इन बिंदुओं पर स्पर्शी खींचूं, तो कौन निम्न कोण है? देखो यहाँ पे, सॉरी अधिक कोण है। यहाँ भी 90 से ऊपर एंगल जा रहा, यहाँ पे भी 90 से ऊपर एंगल जा रहा। तो इन दोनों कंडीशन में जो फंक्शन का स्लोप, फंक्शन पे खींची गई स्पर्शी का स्लोप है, वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव क्यों है? मैं वो यहाँ पे बता चुका हूँ कि स्लोप नेगेटिव इसलिए है कि जो झुकाव है यहाँ पे 90 होगा, और ये 90 से ऊपर जा रहा, तो झुकाव जब 90 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है टेन की वैल्यू द्वितीय चतुर्थांश में जा रही है, द्वितीय चतुर्थांश में जा रही है, इसलिए आपकी प्रवणता कैसी हो रही है? नेगेटिव हो रही है। लेकिन अगर मैं इसके बीच में बात करूं, इनके बीच में जहाँ स्थिरता है, मान लो इसके इसी बिंदु यहाँ पे मैंने प्रवण स्पर्शी की थी,
तो वो एक्स एक्स के समांतर हो रही है। और जब एक्स एक्स के समांतर होगी तो थीटा कितना हो जाता है, 0 अंश हो जाता है। और जब थीटा 0 अंश हो जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। टेन थीटा 0 होने का मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव का 0 होना, क्योंकि टेन थीटा भी प्रवणता को रिप्रेजेंट कर रहा है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रवणता को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों की दोनों चीजें प्रवणता को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 है और नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव और 0, मतलब लेस देन 0 या इक्वल टू 0, दोनों बातें हो रही हैं, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं डिक्रीजिंग की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, डिक्रीजिंग ओनली, मैं इसको बोलूंगा ह्रासमान। और इसको मैंने बोला निरंतर ह्रासमान। यहाँ पे चीजें लगातार क्या हो रही थी, घट रही थी। यहाँ पे चीजें यहाँ से यहाँ तक घटी, फिर यहाँ पे स्थिरता हुई, फिर घटना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ओनली ह्रासमान की बात करूं, डिक्रीजमेंट की बात करूं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा होता है, लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो मैंने आपके साथ 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब लगातार बढ़ रहा है, तो वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग बोला गया है, मतलब बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है। हो सकता है यहाँ पे फंक्शन कैसा हो रहा हो, स्थिर हो रहा हो। तो यहाँ पे मैं फंक्शन के डेरिवेटिव को मोर देन इक्वल टू 0 बोलूंगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लगातार अगर ह्रासमान होता है तो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। और ह्रासमान अकेला बोला जाए मतलब क्या है, घट रहा है, इसका मतलब क्या है, घट रहा है। घटने के साथ साथ चीजें स्थिर भी हो सकती हैं, फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, घटा, स्थिर हुआ, फिर घटा, फिर स्थिर हुआ। तो फंक्शन का यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन इक्वल टू कैसा होगा, 0 होगा। तो ये 4 केस हैं डेरिवेटिव टेस्ट में। ये ऊपर के दोनों केस हैं आपके वर्धमान के, किसके हैं, वर्धमान के। और ये दोनों के दोनों केस हैं आपके, सॉरी, ये दोनों के दोनों केस हैं आपके ह्रासमान के। दोनों के दोनों केस किसके हैं, ह्रासमान के। जहां पे बराबर नहीं लगा है वो निरंतर के लिए है, मतलब लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है। अच्छा, तो इतना समझ में आ गया होगा कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो निरंतर वर्धमान है, मोर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव है, 0 है तो वो वर्धमान है, लेस देन 0 है तो ह्रासमान है, लेस देन इक्वल टू 0 है मतलब लेस देन 0 पे निरंतर ह्रासमान है, लेस देन 0 पर होंगे हम उसे ह्रासमान बोलेंगे। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना तो वर्धमान की कैटेगरी में जाते हैं ना ही ह्रासमान की कैटेगरी में जाते हैं। तो पहले तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्या, इनइक्वलिटी मतलब असमता विधि से किसी फंक्शन का इंक्रीजमेंट चेक करना और डिक्रीजमेंट चेक करना। और मैंने आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया कि किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग क्या होता है, मतलब डेरिवेटिव मेथड से हम कैसे बोलेंगे कि वो इंक्रीजमेंट है और डेरिवेटिव मेथड से कैसे बोलेंगे वो डिक्रीजमेंट है। इसके बाद मुझे एक छोटा सा मतलब 5 से 7 मिनट का टॉपिक डिस्कस करना है इसी के अंदर, कि हो सकता है कि कुछ फंक्शन ऐसे हों कि ना तो वो इंक्रीज हो रहे हो ना ही वो डिक्रीज हो रहे हो। तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मान लो कोई फंक्शन आपके पास है, कोई फंक्शन है आपके पास, एक एग्जांपल दिया और फंक्शन है एफ एक्स बराबर 7x-1। अब आपसे पूछा जाए या आपसे प्रूव करवाया जाए कि ये आपका फंक्शन है, प्रूव करवाया जाए कि जो फंक्शन है वो प्रूव करवाया जा रहा है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बड़ा सिंपल सा मामला है, मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। जो मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव 7 आ गया, और डेरिवेटिव 7 आ गया तो वो 0 से बड़ा आया। और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आ गया तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि निरंतर वर्धमान है। ठीक है, चलिए। अगर मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ यहाँ पे कि एफ एक्स बराबर माइनस का 2x प्लस 7।
अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो माइनस का 2 आएगा जो जीरो से छोटा है, और जीरो से छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे, मतलब यहाँ पे बोलेंगे वो निरंतर ह्रासमान है, क्योंकि डेरिवेटिव जीरो से छोटा है। तो डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है तो निरंतर वर्धमान होता है, डेरिवेटिव जीरो से छोटा है तो निरंतर ह्रासमान होता है। तो मैंने इन दोनों एग्जाम्पल को आपको डेरिवेटिव टेस्ट से करके दिखाया। ऐसे ही मैंने दोनों एग्जाम्पल को इनइक्वलिटी टेस्ट से भी मैंने करके आपको दिखाए हुए थे। चलिए, तो पहले तो इतनी चीजों को पढ़ लीजिए, और कहीं अगर दिक्कत बनती है तो फिर मैं हूँ, ठीक है। और इससे अगले वाले लेक्चर में मैं सीधी एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।